सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, बुक ऑफ एस्पर की इस हफ्ते की एक और बम्पर एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 777, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डैन किंगस्टन को दिखाया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बैली से हंसते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर बैली, ये ओल्ड मैन तो सिर्फ पोएट्री, कोरियोग्राफी, पेंटिंग और सिर्फ वाइन में ही इंटरेस्टेड है। प्लीज यहाँ पर आप अकेले जाकर के उस चीज को एंजॉय कीजिए। डैन किंगस्टन की ये बात सुन प्राइम मिनिस्टर बैली भी कहता है कि ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि एक लाइव ब्यूटीफुल सीनरी तो खुद यहाँ पर एक पोएट्री, कोरियोग्राफी और एक पेंटिंग के काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होती है। तो कहती ही प्राइम मिनिस्टर बैली वहाँ से गेट लगा करके सीधा चले जाते हैं। तो वहीं पे पीछे खड़े सेंगोन फेयून डैन किंगस्टन से कहता है कि ब्रदर डैन, क्या तुमने वो देखा, बैली जिनबे और पूरा का पूरा इंपीरियल कैपिटल यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल आउटसाइडर की तरह ही रेस्पेक्ट देती है। और अब जरा देखो कि उन लोगों ने हम लोगों के और पास कितने सारे जासूस तैनात कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों के और पास कोई घटना घटित होती है, तो उसके अगले ही पल यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल को सारी की सारी खबर मिल जाती है। और फिर भी वो लोग यहाँ पर हम लोगों को 9 स्वॉर्ड किंग्स कहते हैं। डैन किंगस्टन उनसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर उनकी आर्मी के एक जनरल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे और पास में कितने जासूस मौजूद हैं। जब तक यहाँ पर मैं अपनी जगह और अपने लोगों को सेफ सिक्योर करके मेंटेन रख सकता हूँ, तक मेरे और पास कितने भी जासूस हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सेंगोन फेयून कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक आइडियलिस्टिक मैन होगे, जो कि यहाँ पर एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता है। मैंने इनविंसिबल स्वॉर्ड को उससे इंस्पायर होकर के यूजलेस स्वॉर्ड किंग टाइटल की वजह से फॉलो नहीं किया है, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के साइड पे खड़े होकर के अपने खुद की जमीन को खोजने के लिए किया है। एक दिन मैं उस स्वरिंग स्वॉर्ड को ले लूंगा और इस ईस्टरलैंड का नया मास्टर बन जाऊंगा। जिस पर डैन किंगस्टन उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, ईस्टरलैंड के नए रूलर बनोगे? कहीं तुम्हें तुम्हारी इन फैंटेसीज ने खा तो नहीं लिया है? हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी जगह के एडमिनिस्ट्रेटर ही बने रहे, वही बहुत है। कि जिस दिन तुम्हारा ईस्टरलैंड के ऊपर मास्टर बनने का दिन आएगा, उससे पहले ही ये पूरी दुनिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के अंदर आ जाएगी। तो फिर आखिर तुम ईस्टरलैंड के मालिक कैसे कहलाओगे? पर सेंगोन फेयून वहां भड़कते हुए कहता है कि ये तुम हो, तुम यहाँ पर हमेशा उसको फॉलो करते रहना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अब सेंगोन फेयून के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगले सीन में हमें फ्लाइंग क्लाउड मैनर सिटी के जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे की दो बंदे बड़ी तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए कहीं की ओर गुजर करके जा रहे होते हैं, और तभी अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि यूलिन और जूफेन होते हैं। वहीं पे जब यूलिन एक जगह पे आकर रुक जाता है, तो फिर जूफेन उससे पूछता है, कजन, आखिर तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या चीज अजीब लग रही थी? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर तब से मैं आया हूँ, कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा है। जूफेन की आवाज सुन यूलिन तो गुस्से में अपने मन में कहता है कि कमीने कहीं के, आखिर कौन है यहाँ पर तुम्हारा कजन? तुम बेशरम कहीं के, तुम बस दूसरों की पावर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना जानते हो। इस वजह से तो तुमने मेरी कजन को भी यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया, जिस वजह से वो कम्प्लीटली तुम्हारी साइड लेने लग गई है। यूलिन वहाँ पर जूफेन को सामने की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ब्रदर गु, मैंने फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस मैनर के लोग उसी जगह के सामने देखे थे, और मेरा फिलहाल उन लोगों के सामने डायरेक्टली अपेयर होना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जगह पर तुम वहाँ जाकर के इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो, और वो लोग यहाँ पर तुम्हें देख भी लेते हैं। तुम उन लोगों से यही कहना कि तुम यहाँ पर इन माउंटेन्स और इस सब ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए आए हो, पर वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। वहाँ पर जूफेन भी यूलिन से थोड़ा आगे बढ़ के इधर उधर देखते हुए उससे कहता है कि क्या वो सच में बस इतना कहने से ही मान जाएंगे? मगर लेकिन मुझे यहाँ पर आसपास किसी के भी होने का कोई भी साइन नजर क्यों नहीं आ रहा? यूलिन उसे कहता है कि बस थोड़ी सी और आगे देखो, मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। जरूर से फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस मैनर के थोड़े से बहुत गार्ड्स तो मिलेंगे ही, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखो कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बात की रिपोर्ट करके अंकल की हेल्प करो, जिससे तुम्हारी यहाँ पर मेरिट्स भी बढ़ जाएंगी। कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही यहाँ पर सबसे पहले नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके पीछे से यूलिन जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ऑफ कोर्स हमारे हीरो ने इस सब का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। यहाँ पर यूलिन तो बेधड़क बेचिंता के जूफेन के पीछे से अपनी एक हाथ से स्ट्राइक बनाता है और जूफेन के पीछे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफेन भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि क्या इस बच्चे को ये नहीं पता है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर खुद ही मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। आखिर मुझे इसके इस हथेली के वार से बचना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके इस हमले को डॉज करता हूँ तो मेरी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज्ड हो जाएगी।
और अगर मैं इसे डॉज नहीं करता हूँ तो मैं इस बच्चे के हाथों यहीं पर मारा जाऊंगा, और अगर मैं इसके हमले को हेड ऑन में लेता हूँ फिर भी यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ एक्सपोज्ड हो जाएगी और फिर मुझे यहाँ पर इस बच्चे को खत्म करना ही पड़ेगा। अंदर ये सब कुछ सोच रहा होता है जबकि यूलिन का हमला ज़ूफेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। वहीं पे यूलिन के उस हमले को करीब से फील करने के बाद में ज़ूफेन अपने मन में आगे कहता है कि लेकिन इसके हमले की ये फोर्स एक रेडन स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर की है, तो इसका मतलब ये बच्चा मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से मारना नहीं चाहता बल्कि मुझे यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड करना चाहता है। अगर ऐसा है तो फिलहाल मैं इसके इस खेल में इसका साथ दूंगा। तो कहते ही ज़ूफेन वहाँ पर यूलिन के उस हमले को जानबूझ करके अपने ऊपर खा लेता है और खुद ब खुद काफी दूर तक घसीटते हुए जा गिरता है और सामने के एक पेड़ से जाकर टकराने के बाद में ज़ूफेन वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाता है, या फिर कहो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पे यूलिन ज़ूफेन की ऐसी हालत को देख कहता है, कमीने मैंने तुमसे ये पहले ही कहा था कि मेरी कजन से दूर ही रहो, इसलिए आज तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। बेवकूफ पंक, एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि अगर तुम सेंगवन क्लैन का कवर बन चुके हो तो यहाँ पर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। भले ही हम लोगों को अभी के लिए तुम्हारे कवर, तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता है और इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। मेरा ये क्रिपल हाथ कोई खास चीज तो नहीं है और ना ही ये कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट है, लेकिन इससे मैं अपने पीछे बिना कोई ट्रेस छोड़े तुम्हें हैवीली इंजर्ड जरूर कर सकता हूँ। और अब मुझे बस तुम्हारे कुछ मेजर प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेस करना है, जिसके बाद तुम्हारी मेडिटेंस यहाँ पर बुरी तरीके से खराब हो जाएंगी, जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी भी यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और 10 दिन बाद तुम्हारे अंदर का मेडिटेंस सर्कुलेशन भी पूरी तरीके से ठप्प पड़ जाएगा और तुम्हारा युआन की का फ्लो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। 20 दिन बाद तुम्हारी कल्टीवेशन गिरने लगेगी और तुम्हारी युआन की आई भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और 1 महीने बाद तुम कम्प्लीटली क्रिपल इंसान बन जाओगे। और सबसे बेस्ट पार्ट तो यह है कि तुम ये कभी भी नहीं जान पाओगे यहाँ पर ये सब कुछ करने वाला मैं ही था। और एक क्रिपल इंसान चाहे वो सेंगवन क्लैन का ही हिस्सा क्यों ना हो, और एक क्रिपल इंसान बन जाने के बाद में फिर तुम मेरे कजन से चिपकने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं रह जाओगे। सच मुझे तुम्हारी जिंदगी के लिए तो कितना बड़ा मजाक हो गया। क्योंकि इतना कहते अचानक से वहाँ पर उसे किसी की आवाज आती है, क्या आज के पिछले सभी सुरागों से तुम्हारे बारे में पता नहीं चल जाएगा? और जब सेंगवन फेशियन को तुम्हारे इस कमीने कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा फिर तो वो अपनी बेटी के आसपास तुम जैसे व्यक्ति को कभी नहीं भटकने देगा। यूलिन तो अपनी धुन में ही मगन उस आवाज का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर इस सब के बारे में पहले ही सोच रखा है, जैसा कि इस पंक को यहाँ पर पता नहीं चला है कि मैंने यहाँ पर इसके पीछे से हमला किया है, इसलिए बस सिंपली मैं इतना कह दूंगा कि हमारा सामना उन पेट्रोल गार्डों से हो गया और लड़ाई के दौरान उसके पीछे से छुड़ा घोपा गया, जिसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसे होश में लाया। और भले ही अंकल को यहाँ पर इसके क्रिपल स्टेटस के ऊपर थोड़ा डाउट हो जाए, लेकिन फिर भी वो सोचेंगे कि आज की चोट का ही इस सब चीज से कुछ न कुछ कारण है और फिर वो कभी भी इस सब चीज का दोष मेरे ऊपर नहीं डालेंगे। लेकिन ये सब कहते हुए अचानक से उसे एक झटका लगता है और फिर वो उस आवाज के ऊपर ध्यान देते हुए कहता है कि हूँ आखिर यहाँ पर कौन है जिसने की अभी अभी यहाँ पर मुझसे बात की। तभी वो आवाज जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा धूर्त, तुच्छ, लालची, अनैतिक और इतना ज्यादा घमंडी देख करके लगता है कि तुम मेरे डेमोनिक पाथ के लिए बिल्कुल सही रहोगे। तुम आखिर सेंगवन क्लैन को छोड़ करके मेरे साथ बुराई के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? तो आज के साथ ही वहाँ पर यूलिन को एक बड़ी सी डोमेन अपने अंदर कवर कर लेती है, जिसे देख करके तो वो भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये तो एक डोमेन सोल है। वहीं पे इसी के साथ में फिर यूलिन एरोगेंट्स के साथ में आगे कहता है कि तुम्हें लगता है कि इथेरियल स्टेज पे होते हुए अपनी डोमेन सोल का इस्तेमाल करके यहाँ पर मुझ जैसे एक सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर को कैद कर लोगे, तो तुम बस इस सब की अपने सपनों में इच्छा ही करते रहो। तुम्हारे इस डोमेन को अपने सिर्फ एक पंच के साथ ही तोड़ डालूंगा। इतना कहने के साथ यूलिन वहाँ पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है। ज़ूफेन की डोमेन सोल के वो टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और यूलिन के उस पंच को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे यूलिन की पूरी बॉडी को बुरी तरीके से जकड़ने लगते हैं। जो देखकर यूलिन वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि ये आखिर ये क्या चीज है? वहाँ पे वो आवाज जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि बच्चे, ये दुनिया तुम्हारी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर और बड़ी है और सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स यहाँ पर सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर से कमजोर नहीं होते। तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो। इसी के साथ में ज़ूफेन अपनी इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोमेन के अंदर अपना एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है, कि अंदर से वो अपनी एक बड़ी सी इवल डीमन फिगर को बाहर निकालता है। उससे कहता है कि बच्चे, तुम्हारी ये नीच और घिनौनी शैली मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाती है। वो भी क्या दिन थे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा और तुम्हें अंदर लूंगा। और अब 100 बार मेरे सामने अपना माथा टेको और मुझे अपना मास्टर पुकारो।